आप सभी का आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचलें काफी तेज है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कुर्सी के लालच में बिहार को जानबूझकर पीछे छोड़ दिया। साथ ही ये भी कहा कि एनडीए बिहार का गौरव वापस लेकर आएगा। ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। बिहार को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। ये दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कुर्सी के लालच में बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला जिससे आज तक राज्य उभर नहीं सका है। पर अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर दाग है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का कहना है कि वो आज की बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो सरकार के अपनी 20 वर्षों की उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे तो फिर वही पुराना कैसेट बजा रहे थे। ये बताना चाहिए था कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है, क्यों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य जानबूझ के बना दिया गया है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए की ही सरकार रही है। बहुत बहुत आभार आपका राजनाथ सिंह जी। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र के नेता भी विपक्ष की बखियां उधेड़ने में लगे हैं, तो विपक्ष इसे एनडीए की छटपटाहट करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात सत्यापन पर निर्वाचन आयोग के फैसले की होगी। दरअसल बिहार में जारी मतदाता सत्यापन को लेकर सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि अब वो पार्टी प्रमुखों के अलावा किसी के भी मेल पर संज्ञान नहीं लेगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के नेता निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे हैं, पर निर्वाचन आयोग हर मेल का जवाब नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बयान जारी किया कि अब वो केवल रजिस्टर्ड पार्टियों के प्रमुख के मेल का ही संज्ञान लेगा। अनाधिकृत मेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आयोग के इस फैसले के बाद विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश से दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, मतदाता पुनरीक्षण रजिस्टर्ड पार्टी के नाम से ही होगी, नथु खैरे के नाम से होगी। वैसे भी रजिस्टर्ड पार्टी को जब तो चुनाव आयोग बुलाता है तब तो आप लोग भाग जाते हैं, ना कांग्रेस जाती है ना आरजेडी जाती है, और नौटंकी करते हैं कि चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट रहते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करिए, लेकिन भाई तेजस्वी जी सब कुछ जानते हैं, कहीं गलत नहीं हो रहा है तो वो चुनाव के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते। लेकिन अभी उन्हें मौका मिल गया सत्यापन के बहाने, पहले ही चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। जो भी आपका फैसला हो, हम लोगों को और आम जनता को समझ में आना चाहिए कि आपका फैसला क्या है। चिंता मत करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जाएगा। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आवेदन लीजिए या सीधे आम आदमी से आवेदन लीजिए। कुछ भी गलत करने की कोशिश की
तो बीएलओ से लेकर ऊपर के अधिकारी तक को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, लेकिन गलत बिहार के साथ नहीं होने। बिहार में मतदाता सत्यापन की शुरुआत के साथ ही सियासत जोर पकड़ती जा रही थी। इस बीच निर्वाचन आयोग का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने ये साफ कर दिया है कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके प्रमुख के जो अपील होंगे वही मान्य होंगे। देखा जाए तो कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के जरिए विवाद को विराम देने की कोशिश की है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। देखिए, बिहार में जारी मतदाता सत्यापन को लेकर सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि ये सिर्फ जो प्रतिष्ठित पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, उन्हीं को लेकर मेल को गंभीरता से लिया जाएगा। और उसी पर देखिए, अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से तीखा हमला कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार देखिए सवाल उठा रहे थे, और जब ये फैसला निर्वाचन आयोग का आया है तो एक बार फिर से तेजस्वी ने बयान दिया है। आयोग पर तीखा हमला किया और उसे बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। उन्होंने आयोग के फैसले को एक तरफा रवैये का परिचायक भी कहा। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के नेताओं पर कभी आयोग ने कार्रवाई की है? आयोग को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। और ये पहली दफा नहीं है जब तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। पहले भी कई दफा उन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं, लेकिन मतदाता सत्यापन के बाद से लगातार तेजस्वी के बयान इस मसले पर आ रहे हैं। ना कोई बहाना लेकर के आ रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे अपना काम कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार के गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र को ये लोग, इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग, जो कि हरगिज नहीं होगा। और देखिए, एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला किया है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान के पास जीतन राम मांझी की तरह विधानसभा में बहुमत के पहले पीठ दिखाकर भाग जाने का अनुभव नहीं है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। चिराग जी राजनीति में अभी बहुत अनुभवी नहीं है। जब से चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। जीतन राम मांझी ने पहले चिराग पासवान में अनुभव की कमी बताया और फिर चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज कस दिया। बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकें। चिराग पासवान ने खुद खुलकर कभी भी जीतन राम मांझी पर वार नहीं किया। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। लेकिन अपनी पार्टी के सांसद और बहनोई अरुण भारती को तीखा हमला करने से नहीं रोकते। अरुण भारती ने मांझी के अनुभव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी के जैसे बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास है। एक और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वो दावेदार नहीं है कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया। तो दूसरी ओर सवाल का जवाब देते हुए अरुण भारती कह देते हैं कि मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी। सवाल है कि मांझी और चिराग के बीच मनमुटाव सिर्फ दलित वोटों को लेकर है या फिर इसके पीछे कुछ और है। हालांकि एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए अब बात उस पोस्टर की करते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। पटना में जिस तरह जेडीयू ऑफिस में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की कई तस्वीर लगी, अलग अलग स्लोगन के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे, और उसी तरीके से बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। दोनों की एक साथ तस्वीर लगाए जाने को बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता का प्रतीक बताया है। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर पहले सवाल उठाए थे। जेडीयू का जब पोस्टर लगा था जेडीयू कार्यालय के बाहर, तो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए थे कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। जवाब ये दिया गया था कि एकजुटता का प्रतीक है। और उसी तरीके से अब देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर भी सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ वाली तस्वीर लगाई गई है, जो कि इस वक्त आकर्षण का केंद्र है और चर्चा का विषय भी है। ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीर, दूसरी तस्वीर देखिए, ये है जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीर जो कल लगाई गई थी। और कल भी काफी चर्चा हुई इस पर, सियासत भी काफी हुई। और आज जब बीजेपी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है तो एक बार फिर से चर्चा का विषय ये बना हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जदयू और भाजपा की दोस्ती एक बार फिर से परवान चढ़ती नजर आ रही है। पहले जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई, जिस पर खूब चर्चाएं हुई। अब जरा भाजपा कार्यालय की भी तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। जदयू कार्यालय में तस्वीर लगाई गई थी, ठीक उसी के तर्ज पर भाजपा कार्यालय में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उनके बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। अलग अलग स्लोगन दिया गया है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से इस तरह का जो है अपने अंदर नहीं देखा है। बहुत दिनों से एनडीए गठबंधन के जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और बिहार झुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और हम लोग एनडीए गठबंधन अब एक साथ मिल करके और आने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। तो वो चुनाव एक मैसेज देने की भी कोशिश है आप लोगों की एक साथ। नहीं, वो हमारा चुनाव का स्लोगन है कि ये दो नेतृत्व हैं जो नेतृत्व एक बिहार के हैं, एक देश के हैं। कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जदयू कार्यालय के बाद अब भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो देखिए पोस्टर लगाए गए हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई। और वहीं जेडीयू दफ्तर के सामने भी कल कुछ इसी तरीके का पोस्टर दिखा था। आगे बढ़ते हुए बात छात्रों के प्रदर्शन की करेंगे। दरअसल पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया है। ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर फूट पड़ा। हजारों छात्रों ने वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी, अब नहीं चलेगा नारेबाजी के साथ बिहार सरकार से नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। दरअसल छात्र बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में 90% और प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं, ताकि बिहार के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। छात्रों ने झारखंड और उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डोमिसाइल नीति लागू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करे या उन सभी राज्यों में लागू डोमिसाइल नीति को केंद्र सरकार से रद्द करवाए। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, शिक्षक भर्ती जल्दी निकाली जाए। दरोगा, बीएसएससी सहित सभी बहाली में 90% डोमिसाइल लागू हो। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आगे क्या होगा? नहीं मिलते हैं तो हम लोग आज यहीं पर सड़क पे ही रहेंगे और आगे चलकर बिहार बंद भी करेंगे। डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्र इस बार आर पार के मूड में हैं।
इसे लेकर डाक बंगला चौराहे पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हटाया है। स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने इन छात्रों पर जमकर लाठियां भी भाजी। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख हैं जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं। तो वो विचाराधीन है, लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है। ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही डोमिसाइल नीति की मांग बीते कुछ समय से तेज होती नजर आ रही है। कई छात्र संगठनों ने सरकार से स्पष्ट नीति लाने की अपील की है। छात्रों ने मांग पर विचार नहीं करने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मानव तस्करी पर हुए बड़े खुलासे की करेंगे। नेपाल से मानव तस्करी कर भारत ले जाए जा रहे 5 नाबालिग बच्चों को रक्सौल बॉर्डर से रेस्क्यू किया गया है। मुस्लिम युवकों पर तस्करी का आरोप लगा है। इन लोगों ने बच्चों से कहा था कि पकड़े जाने पर मुस्लिम नाम ही बताना है। लेकिन सवाल अब यह है कि हिंदू लड़के लड़कियों को किस मकसद से लेकर जा रहे थे ये तस्कर। आपको ये पूरी कहानी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बता सकते इस तस्वीर को देखिए। इन बच्चों के ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही इनका चेहरा दिखा सकते हैं। ये देखने से ही नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताना बेहद जरूरी है। और अगर जानेंगे तो आप यकीनन हिल जाएंगे, क्योंकि नेपाल के रहने वाले इन 5 हिंदू लड़के लड़कियों को मानव तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। और लाने वाले दोनों ही युवक मुस्लिम हैं। एक का नाम सिराज है जो यूपी का रहने वाला है और दूसरे का नाम रियान है जो कि नेपाल का है। ये इन दोनों बच्चों को नेपाल से हैदराबाद लेकर के जाने वाले थे। हैरान करने वाली बात यह है कि तस्करों ने लड़के लड़कियों को समझाया था कि पकड़े जाने पर खुद को हिंदू न बल्कि मुस्लिम बताएं। लेकिन रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों को शक हुआ और फिर जब पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया। वो काम दिलवाने के नाम पर जो है पहले अपने झांसे में लेते थे और फिर भारत ला करके विभिन्न राज्यों में उनकी तस्करी कर दिया करते थे। सवाल है कि बच्चों को गलत धर्म बताने को क्यों कहा गया? हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम नाम क्यों दिया गया? तस्कर इन बच्चों से क्या कराने जा रहे थे? क्या कोई बड़ा गैंग मानव तस्करी में शामिल है? भारत नेपाल बॉर्डर पर पहले भी मानव तस्करी कर लाए गए बच्चों का रेस्क्यू कराया जा चुका है। इस बार एसएसबी को सूचना मिली थी कि नेपाल से नाबालिग बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने भारत के राज्यों में तस्करी कर लाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रक्सौल में एसएसबी की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सिराज और नेपाल के रियान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बच्चों ने खुलासा किया कि उन्हें बेहतर जीवन, नौकरी और शिक्षा का झांसा देकर भारत लाया गया था। बच्चों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। इस खबर पर पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का मोहम्मद सिराज और नेपाल का मोहम्मद रियाज नामक ये दोनों मुस्लिम युवक जो हैं वो नेपाल से 5 नाबालिग बच्चों की तस्करी करने के फिराक में थे। ये इन दोनों बच्चों को नेपाल से हैदराबाद लेकर के जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच इस बात की जानकारी जो है वो एसएसबी की जो 47वीं बटालियन की जो मानव तस्करी रोधी इकाई है उन्हें जानकारी मिली। और ये गुप्त सूचना जो है जब एसएसबी की 47 बटालियन की जो मानव तस्करी रोधी इकाई है उन्हें मिली तो इन लोगों ने एक नेटवर्क सिस्टम बनाया और इसके तहत इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। और इस काम में जो एसएसबी का सहयोग जो है वो प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर के साथ साथ स्वच्छ रक्सौल के संयुक्त कार्रवाई में किया गया है।
इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मानव तस्करी रोधी इकाई SSB को जो जानकारी थी उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। यह मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर के जब हम पुलिस मुख्यालय पहुँचे और यहाँ पे जो ADG कमजोर वर्ग हैं, अमित जैन के अलावा जो ADG पुलिस मुख्यालय हैं, कुंदन कृष्णन, DGP जो हैं विनय कुमार, इन सभी से इस संदर्भ में हम बात करना चाहें तो कोई भी अधिकारी जो है फिलहाल आधिकारिक तौर पे इस पर कुछ भी कहने को राजी नहीं हुए हैं। इनका कहना है कि इंटरनेशनल मामला है, मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद ही इस वस्तुस्थिति पर कुछ भी बयान आधिकारिक रूप से दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, दो देशों का जुड़ा हुआ मामला है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके से ये दोनों मुस्लिम युवक जो हैं वो हिंदू बच्चों को जो है उन्हें गुमराह करते थे, उनको परिजनों को जो गरीबी से जो है दबे हैं उनको कहीं न कहीं पैसे की लालच देकर करके उनके बच्चों को पहले अपने गिरफ्त में ले लेते थे और फिर उनकी तस्करी किया करते थे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क जो है इसके पीछे हो सकता है और अब इसकी पड़ताल जो है वो SSB करने में जुटी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं। नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। झोपड़ी में बनाई जा रही थी नकली शराब, ब्रांडेड लेबल लगाकर पैक हो रही थी शराब। शराब की बोतल, स्प्रिट, ढक्कन, लेबल, ये सब कुछ बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी छापेमारी करते हुए सफलता हासिल की है। हथौड़ी के डकरामा गांव में ये कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन अवैध शराब के खिलाफ छापामारी जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डकरामा गांव से एक लाल बाबू सहनी के झोपड़ी फूस का बना घर से काफ़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की पैकिंग हो रही थी और इस सूचना पर जब हम लोग छापामारी किए तो हालांकि उस घर से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन भारी मात्रा में स्प्रिट, विदेशी शराब, लगभग 450 बोतल पैक किया हुआ विदेशी शराब और विदेशी शराब बनाने का जितना भी मटेरियल होता है, ढक्कन, रैपर और वो सील का जो मटेरियल होता है, हर एक सामग्री बरामद हुई। और एक और बड़ी खबर मधुबनी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। रहिका CO अभय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। नाजिर आदित्य की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। निगरानी की टीम ने इन दोनों को घूस लेते हुए पकड़ा है। जमीन की दाखिल खारिज के लिए घूस लिया जा रहा था। 50,000 रुपए घूस लेते हुए इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। नाजिर आदित्य की गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें इसके साथ ही निगरानी की टीम ने रहिका CO अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। नहीं गिरेगा सर, आपका खाली आप जो पैसा लिए हैं बस हो गया। और पटना से अगली खबर, बाबा बागेश्वर पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को हनुमंत संवाद करने जा रहे हैं। इस सनातन महाकुंभ में कई साधु संत शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सनातनियों के लिए एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिहार के राज्यपाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अश्विनी कुमार चौबे के संरक्षण में हो रहा है। मैदान में सनातन महाकुंभ लगने वाला है। 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ होगा जिसमें ज्ञान की गंगा बहेगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से लेकर बाबा बागेश्वर भी इस महाकुंभ में ज्ञान की गंगा बहाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं। बाबा, रथ यात्रा लेकर आप निकल रहे हैं, गांव-गांव तक सनातन महाकुंभ का प्रचार हो रहा है, कितना खास है ये महाकुंभ? मुझे लग रहा है कि मैं जब लगातार गांव-गांव में जा रहा हूँ इस रथ के साथ, इतना आकर्षण लोगों में है। और पहली बार जो कल का अपने कार्यक्रम का कल मैंने बड़े रथ से मतलब यात्रा शुरू किया, यूँ तो मुझे 10-15 दिन पहले से यात्रा की बात थी, लेकिन कुछ व्यवधान आ गया था, आप सब जानकारी है। तो मैंने नियम के अनुसार कोई काम करता हूँ, तो जब तक मेरे हाथ में आदेश नहीं आया था तो मैं तब तक यात्रा शुरू नहीं किया था, यूँ अलग से जा रहा था। रथ से कल यात्रा शुरू किया। तो कल का यात्रा में गांव-गांव में जो उत्साह है, मुझे लग रहा है कि मुझे 3 घंटे लगे पटना के यहाँ से लेके दानापुर फुलवारी होते हुए और खगौल होते हुए जो नौबतपुर विक्रम बिहटा, मैं यहाँ से 4:30 बजे चला था
और 9 बजे रात में बीटा पहुंचा, 4.5 घंटा लगा, 5 घंटा। लोगों में उत्साह, गांव-गांव से लोग दौड़ करके रथ का स्वागत कर रहे थे। उत्साह है और सनातन महाकुंभ की तैयारी भी भव्य रूप से की जा रही है। सिर्फ 4 दिन शेष है और ऐसे में तैयारी बहुत करनी है। बाबा बागेश्वर समेत कई साधु संत पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को भगवान परशुराम की जयंती के समारोह के समापन में शामिल होंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां लाठीबाज थानाध्यक्ष पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं। जब एक ऑटो ड्राइवर ने दारोगा को साइड नहीं दिया तो गुस्से में पुलिस वाले ने ड्राइवर को थाने में ले जाकर उसे बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना की जानकारी बरबीघा विधायक सुदर्शन को दी गई तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। आरोप साबित होने पर एसपी ने दारोगा को निलंबित कर दिया। वे सिविल ड्रेस में आए, उनको हम नहीं चिन्ह पाए कि कौन, वो हॉर्न दे रहे थे, साइड मांग रहे थे। जगह नहीं रहने के कारण से उनको साइड हम नहीं दे पाए। उसके बाद आगे बढ़े तो उनको साइड दिए और साइड देने के बाद जब वो साइड उनको दिए तो वो अपना बुलेट को क्या किए कि आगे में ला करके उसको मेरा गाड़ी को रोकवा दिए और गाली गलौज दे करके बोले तुमसे साइड मांगते हैं तो नहीं पता चलता है। उसके बाद गए तो अपना वो मेहुस थाना का जो गाड़ी होता है उसको बुलाया गया। उसके बाद बुलाने के कर में वो अपना सिपाही बोले कि गाड़ी से डंडे निकाल कर दो। उसके बाद डंडा निकाले, वहीं पे हमको रोक करके वहीं पे 10-50 लाठी पहले मारे हुए। शेखपुरा लाइव पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऑटो चालक प्रद्युमन मिश्रा हैं, उनके साथ मारपीट की बात संज्ञान में आई। उस वीडियो के सत्यापन की जांच हेतु मैं थाना मेहुस गया था और वहाँ पर प्रथम दृष्टया जो बातें जांच में आई उससे यह मामला सत्य प्रतीत होता है कि उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। थानाध्यक्ष का वर्जन ये है कि जैसा कि ओवरटेकिंग को लेकर वो सिविल में थे, अपनी मोटरसाइकिल पे थे, जो ऐसा ऑटो चालक बता रहे हैं जी, और वो हॉर्न दे रहे थे और साइड नहीं मिलने के कारण वो आक्रोशित हो गए और आक्रोश में आकर उनके साथ भी उन्होंने आगे मारपीट किया जी, जो कहीं से भी क्षम्य नहीं है और स्वीकार्य नहीं है। और पुलिस के इस रवैये पर अब न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि पुलिस वालों को पीटने का हक किसने दिया? क्या पुलिस वालों को कानून का खौफ नहीं? क्या पुलिस वाले खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? और बिहार पुलिस को लेकर देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब बर्बरता की बातें हुई हों या फिर गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होने की बात हो। ऑटो ड्राइवर को पीटा गया। अब सवाल यह है कि पुलिस वालों को क्या कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है? क्या पुलिस वाले खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? हालांकि एसपी की तरफ से कार्रवाई की गई और दारोगा को सस्पेंड किया गया। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया जया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।